तो दोस्तों, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये जो है वैदिक पीरियड में जो रिजिडिटी यहां पर सोसाइटी में हमें दिखाई देती थी, उसी रिजिडिटी का फलस्वरूप है रिलीजियस मूवमेंट्स। अभी ना सिर्फ जैनिज्म, बुद्धिज्म, इसके अलावा 62 टाइप्स फिलॉसफी यहां पर हमें इमर्ज होती हुई दिखाई देती है। तो ये जो था वो वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी में रिजिडिटी आई थी, इसका परिणाम है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आजीविका फिलॉसफी, मत्सली गोशाला की फिलॉसफी, अब इसके बाद बौद्धिज्म की फिलॉसफी और जैनिज्म की फिलॉसफी। अभी एनडीए की एग्जामिनेशन में बौद्धिज्म और जैनिज्म पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वही आज रिलीजियस मूवमेंट्स में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बुद्ध धर्म से। बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था और जिनको बुद्धिज्म का फाउंडर भी कहा जाता है। अभी जन्म का नाम सिद्धार्थ था, बट क्या हुआ, शाक्य क्लैन में इनका जन्म हुआ और शाक्य क्लैन में जन्म होने के बाद 7वें ही दिन इनकी माता, उनका देहांत हो गया। तो उनकी मौसी जो थी गौतमी महाप्रजापति, इन्होंने गौतम का पालन पोषण किया। तो जो सिद्धार्थ उनको बचपन से नाम दिया गया था, वो अभी उनकी माता के नाम से, गौतमी के नाम से गौतम बन गए। वो एक राजा के पुत्र थे। एक राजपुत्र होने के कारण उनको जो थी, उनके पिता ने सभी फिजिकल लाइफ में जिन चीजों से उनको आनंद मिल सकता था, वो सभी चीजें उनके पास में रख दी। राजपुत्र था, कुछ भी कर सकता था। बट गौतम बुद्ध को ये सवाल सताने लगे कि ये जो जीवन है, जो आपका जीवन है, मेरा जीवन है, इसमें दुख तो है, ये शरीर एक दिन मरने वाला है, इस शरीर को रोग, व्याधि, महारोग होने वाले हैं, और इससे मुक्त होने का रास्ता क्या हो सकता है। इन फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के आंसर उनको नहीं मिल रहे थे और उन्हीं आंसर को ढूंढने के लिए उन्होंने एट द एज ऑफ 29 उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उनकी पत्नी थी यशोधरा, उनका एक पुत्र भी था जिनका नाम राहुल, उनको भी उन्होंने छोड़ दिया। और ये जो सवाल उनके मन में पैदा हुए थे, उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने वो निकल पड़े घर के बाहर। अभी गौतम ने जो घर छोड़ा, उस क्रिया को, उस घटना को बुद्धिस्ट फिलॉसफी में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया है। अभी गौतम बाहर तो निकले घर से, आलार कलाम नाम के कुछ गुरु उनको मिले जिन्होंने गौतम को मेडिटेशन की क्रिया सिखाई। अभी मेडिटेशन करने के बाद उन्होंने लंबे समय तक मेडिटेशन किया, फिर भी उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, आंसर्स नहीं मिले उनके क्वेश्चंस के। और एक दिन गया नामक जो प्लेस है, वहां पर उन्होंने निरंजना नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे, एकदम पूरा शरीर खोखला हो चुका था, पूरे शरीर पर सिर्फ हड्डियां बची थी, ऐसे जाके वो पेड़ के नीचे बैठ गए और वही उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया। उनको ध्यान लग गया। उस पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर उनको फिर एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई। अभी एनलाइटनमेंट ये जो चीज है, कोई ऐसा एक स्पिरिचुअल कंसेप्ट, ये एक स्पिरिचुअल कंसेप्ट है, ये कोई ऐसी रिलीजियस या फिर कोई भगवान की दी हुई दिव्य दृष्टि, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई बुद्ध बन सकता है, बट वो एक एकाग्रता होनी चाहिए। तो वो एकाग्रता से उन्होंने ध्यान किया और पूरे क्वेश्चंस जो थे उनके सामने आ गए और उसके आंसर भी उनको मिल गए। उसी घटना को एनलाइटनमेंट, निर्वाण, ऐसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी में कहा गया है। अभी गौतम बुद्ध बने। बुद्ध का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसका विवेक जागृत हो चुका है। विवेक मतलब लेवल ऑफ थिंकिंग, और जो सेंसेस है उसके पूरे जागृत हो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता है, जिसको सही और गलत का ज्ञान होता है। आप भी बुद्ध बन सकते हो, ऐसा आपको कोई ऐसा कदम नहीं है जो आपको बुद्ध बनने से रोक सकता है। बुद्ध क्या है, तो एक सही गलत क्या है ये जानने की एक फिलॉसफी है। इसको भी जान लिए तो आप बुद्ध बनने के स्टेप पर बने हो, ये याद रखो। अभी क्या है,
सिद्धार्थ गौतम को एनलाइटनमेंट तो मिल गई, उसके बाद जैसे एनलाइटनमेंट मिली उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया। उस प्रवचन में उनके पास में 5 ही शिष्य थे। सारनाथ नामक एक प्लेस है जो आगे में मैं आपको इसका उल्लेख करूंगा, मौर्यन डायनास्टी के टाइम। अभी ये सारनाथ की जो प्लेस है, यहां पर उन्होंने फर्स्ट सेरेमन दिया अपना, और उस फर्स्ट सेरेमन को क्या कहा जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन। अभी सारनाथ का जो प्लेस है, इसको याद रखो कि बुद्ध ने पहला सेरेमन कहां पर दिया था? सारनाथ में। उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अभी महाभिनिष्क्रमण की क्रिया क्या है? बुद्ध का घर त्यागने की जो प्रक्रिया है उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जिस ट्री के नीचे बैठ के गौतम को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी, उसको आज बोधि ट्री कहा गया है, जो कहां पर है? गया में। जो कहां पर है? निरंजना नदी के तट पर है ये बोधि ट्री, आज के बिहार इस राज्य में। अभी बुद्ध की जो डेथ है वो 483 BCE में हमें दिखाई देती है। तो इस डेट के आधार पर तो आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। हालांकि ये जो डेट है इसकी सत्यता हमें पूरी तरीके से मालूम नहीं है। 483 BCE में बुद्ध की डेथ हुई थी ऐसा कहा जाता है, बट इसके आधार पर क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके आधार पर कि बुद्ध की डेथ कहां पर हुई थी? कुशीनगर, यहां पर जो आज के यूपी में है, यहां पर बुद्ध की डेथ हुई थी। अभी बुद्ध की लाइफ में एनलाइटन मिलने के बाद बुद्ध ने कुछ टीचिंग्स दी थी, तो वही टीचिंग अभी इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में। अभी उन्होंने कुछ आर्य सत्य, नोबल ट्रूथ्स दिए थे, 4 नोबल ट्रूथ्स। वो कौन से थे? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सैरो, जग में दुख है, और डिजायर इज द रूट ऑफ कॉजेस ऑफ दैट सैरोनेस। मतलब आदमी की जो लालसा है, हर एक चीज को प्राप्त करने की जो इच्छा है, वही है उसका दुख का कारण। सैरो कैन बी कॉन्कर्ड बाय कॉन्करिंग डिजायर्स। इस दुख को जीता जा सकता है, इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है अगर आपने आपकी जो लालसा है उसको आपने अगर खत्म किया तो आप सुखी हो सकते हो, आप हैप्पी हो सकते हो। अभी ये डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या दिया गया है? तो वो है अष्टांगिक मार्ग। 8 ऐसे नियम दिए हैं गौतम ने, जो हमने अगर अपनी लाइफ में लागू किए तो हम इस दुख के परे जा सकते हैं और उस दुख के बाद का जो आनंद है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अभी ये 4 नोबल ट्रूथ्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए में से स्टेटमेंट में कौन सी ऐसी नोबल ट्रूथ है जो गौतम बुद्ध के लाइफ को डिनोट नहीं करती या फिर उनके आर्य सत्य को डिनोट नहीं करती। तो ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं। उल्टे भी नेगेटिव पॉइंट वे से भी सवाल पूछा जा सकता है या फिर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद टीचिंग में नेक्स्ट पॉइंट है 3 ज्वेल्स, जिसको 3 रत्नास ऑफ बुद्धिज्म कहा गया है, जो है बुद्ध, धर्म या फिर धम्म और संघ। ये 3 जो है ये 3 रत्नास ऑफ बुद्धिज्म है। अभी ये कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स है बुद्ध के जीवन के बारे में। बुद्ध ने कभी भी गॉड पर बिलीव नहीं किया, वो अस्तित्व में रहे हुए जीवन के बारे में ही सवाल पैदा करते रहे। ये जीवन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसी के बारे में उन्होंने सोचा। पुनर्जन्म के बारे की कंसेप्ट पर वो ध्यान नहीं देते थे, या फिर पुनर्जन्म यानी कि भगवान की कंसेप्ट को भी वो मानते नहीं थे। तो ये एक पहला स्टेटमेंट बनता है। और उन्होंने कौन सी 2 चीजों पर फोकस किया, वो है कर्म एंड अहिंसा। याद रखो, अभी वो जो थे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, बुद्धा वॉज अगेंस्ट दी वर्ना सिस्टम। बुद्धा के जो टीचिंग थॉट्स है, जो भी लिटरेचर हमें मिलता है, वो हमें पाली लैंग्वेज में मिलता है। तो ये जो पाली लैंग्वेज का जो लिटरेचर है आज अवेलेबल है, जिसको आज हम पढ़ सकते हैं, और इसी के आधार पर हम बुद्धिज्म को समझते हैं। अभी बुद्धिज्म जो है भारत में ही नहीं, नेपाल में, श्रीलंका में, चाइना में, जापान में ऐसे फैला, और इसके पीछे का रीजन था सम्राट अशोक।
इसके भी बारे में हम जानेंगे। अभी बुद्धिज्म फैलने के कारण भी क्या थे, भारत की ही बात करते हैं। एक राजपुत्र घर त्याग कर, पूरा संसार राजपाट त्याग कर एक भिक्षुक का जीवन जीता है। मतलब बुद्धिज्म की स्प्रेडिंग के लिए गौतम बुद्धा की पर्सनैलिटी और उनकी पर्सनल लाइफ ये भी एक जिम्मेदार थी। अभी क्या थी, और दूसरी बात ये जो है कि रिलीजियस कंसेप्ट जो थे, जो वैदिक पीरियड में डेवलप हुए थे, वो रिजिड थे। और ये जो फिलॉसफी थी गौतम बुद्ध की, हर किसी के बस की बात थी और इसमें अहिंसा पर ध्यान दिया गया था। अभी वैदिक पीरियड में जो भी यज्ञ हुए थे उसमें पशुओं की बलि दी जाती थी और गौतम बुद्धा इसके खिलाफ थे। अहिंसा मतलब हिंसा न करना। तो ये एक साधारण सी फिलॉसफी है जो आज के समय में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक फॉरएवर टाइम की फिलॉसफी है जो आदमी को कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो गौतम बुद्धा ने वो फिलॉसफी दी और गौतम बुद्धा वाज अगेंस्ट दी वर्ना सिस्टम, ये बात याद रखनी है। चाइना में बुद्धिज्म का स्प्रेडिंग हुआ, श्रीलंका में हुआ, जापान में हुआ, नेपाल में तो हुआ ही, भारत में भी पूरी तरीके से हमें बुद्धिज्म की स्प्रेडिंग होती हुई दिखाई देती है। इसके पीछे का रीजन था सम्राट अशोक, जिसको आने वाले पीरियड में पढ़ेंगे। अभी क्या है कि बुद्धिज्म गौतम बुद्ध के मरने के बाद 4 काउंसिल्स हुई, जिनमें सभी बौद्ध भिक्षु एक आए और उन्होंने अभी बुद्धिज्म की नेक्स्ट डायरेक्शन किस ओर होनी चाहिए इसके बारे में चर्चा की। तो ऐसे 4 काउंसिल हमें दिखाई देती है। ऐसे पूरा टेबल आपको दिखाई देगा और मैच करने को बोलेंगे कि पहली जो काउंसिल थी कब हुई थी, कौन सा ठिकान था, चेयरमैन कौन था और किस राजा के पीरियड में काउंसिल हुई थी, ऐसा सवाल बन सकता है। तो ये जो टेबल है 4 पॉइंट है, इसमें आपको याद रखने पड़ेंगे। 4 काउंसिल, पहली जो थी 483 BCE में या फिर बिफोर क्राइस्ट में हुई थी। तो सप्तपर्णी ये राजगीर में हुआ था, काउंसिल जो था राजगीर में हुआ था। और महाकपस्सा और ये जो थे यहाँ के चेयरमैन थे और किंग अजातशत्रु, जिन्होंने पैट्रोनेज दी थी बुद्धिज्म को। ये बात याद रखो, अजातशत्रु मगध के राजा थे। अभी दूसरी जो है 382 में हुई थी वैशाली नामक ठिकान पर। अभी वैशाली में हुई इस सेकंड काउंसिल को सब्बकमी में चेयरपर्सन थे। अभी ये कालाशोका के पीरियड में हुई थी। अभी थर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड काउंसिल हुई थी 250 BCE में। तो ये कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र किस चेयरपर्सन थी इस काउंसिल के, और ये किस राजा के पीरियड में हुई थी? अशोका के। ये बात याद रखो। चौथी जो थी ये थी 72 BC में, 72 BCE में कुंडलवन जो कश्मीर में है, और वसुमित्र चेयरपर्सन थे। और किस राजा के पीरियड में? कनिष्क। कनिष्क इस राजा के पीरियड में ये चौथी काउंसिल हुई थी। ये चारों काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी गौतम बुद्ध के लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए थे उसको पर्टिकुलरली एक चित्र के द्वारा या फिर एक सिंबल के द्वारा डिनोट किया गया है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे गौतम बुद्ध का जो जन्म है, बर्थ है, इसको लोटस या फिर बुल, बैल के चित्र से डिनोट किया गया है। रिन्यूएशन हॉर्स के नाम से उनको डिनोट किया गया है। एनलाइटनमेंट, निर्वाण प्राप्ति, वो है बोधि ट्री। और फर्स्ट सरमन अशोक चक्र, आज भी हम हमारे फ्लैग में अशोक चक्र जो है वो यही की देन है। और वो अशोक के बुद्धा के किस इवेंट्स को, लाइफ इवेंट्स को डिनोट करते हैं? तो वो है उनका पहला भाषण, जो पहला उन्होंने उपदेश दिया था, सरमन दिया था सारनाथ में, उसको डिनोट करता है। और बुद्ध की जो डेथ है, जिसको महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, उसको डिनोट किया है स्तूप के द्वारा। ये सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश के सांची इस गांव में ये स्तूप एक्सकावेशन में मिला। ये जो है ऐसे स्तूप किस बात को डिनोट करते हैं बुद्धा की लाइफ में? तो वो है बुद्धा की डेथ को। अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है
दूसरी फिलॉसफी, इंपॉर्टेंट फिलॉसफी में से दूसरी फिलॉसफी, वर्धमान महावीर। अभी वर्धमान महावीर का भी लाइफ ऐसा ही था। गौतम बुद्धा एंड महावीरा बोथ आर कंटेम्पररी टू ईच अदर। और वर्धमाना महावीर ये जो है इनका टाइम पीरियड है, इसके बारे में तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ये भी एक क्षत्रिय राजा के पुत्र थे और इन्होंने भी अपने घर का त्याग करके ये जो लाइफ के जो क्वेश्चंस थे इनके आंसर ढूंढने के लिए अपना घर का त्याग किया। और यहां पर उनकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है। और उनके पिताजी का नाम जो था सिद्धार्थ था, त्रिशला उनकी माता का नाम था, और कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ। कहां पर है? वैशाली नाम के गांव के पास में। तो अभी क्या है कि इन्होंने भी एनलाइटनमेंट प्राप्त की थी, जिसको वहां पर एनलाइटनमेंट कहा गया है, यहां पर उसको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कही गई है। जैसे गौतम को बुद्ध कहा गया है एनलाइटनमेंट के बाद, वैसे ही इनको वर्धमान को महावीर कहा गया है। महावीर क्यों? अभी महावीर किसको कहते हैं? जो युद्ध में जीतता है, जो जीतता है उसको महावीर कहते हैं। बट यहां का जो युद्ध है वो अलग युद्ध है। ये जो हमारा शरीर है, शरीर की जो हमारे ऑर्गन्स है वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं क्या पूरे समय में? तो नहीं। ये जो काम है ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है। और ऐसा जो हमारे ऑर्गन्स है इस पर नियंत्रण काबू करने वाला जो आदमी है उसको जिन कहा जाता है, जिन्होंने इंद्रियों पर अपनी जीत हासिल की गई है। इंद्रियों से उन्होंने जो युद्ध है वो लड़ा है, उसको महावीर कहा गया है। और वो थे वर्धमान महावीर। अभी बात करते हैं कि कैवल्य ज्ञान की, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। बुद्ध के जीवन में एनलाइटनमेंट हुई थी और महावीर के लाइफ में क्या हुआ था? उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तभी से उनको महावीर और जिन कहा गया है। अभी इनकी जो डेथ थी वो पावा नामक नगरी में हुई, जो राजगृह के पास में है, एट द एज ऑफ 72 ईयर्स। अभी क्या है कि ये जो जैनिज्म है ये इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ एज कंपेयर टू बुद्धिज्म। इसके पीछे का रीजन था, बुद्धिज्म ये जो फिलॉसफी थी इसको पैट्रोनेज मिलती गई बड़े बड़े राजाओं सम्राटों द्वारा। टाइम टू टाइम इसको पैट्रोनेज मिलती गई टिल द एज 6th सेंचुरी ऑफ कॉमन इरा तक। उसके बाद बुद्धिज्म भी हमें डिक्लाइन स्टेज की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, बट जैनिज्म जल्द ही डिक्लाइन हो गया। तो इसके पीछे के रीजन ये थी कि जैनिज्म को उतनी पैट्रोनेज नहीं मिली। जैसे कुछ बेसिक सम्राट थे, राजा थे, जिन्होंने जैनिज्म का स्वीकार किया था, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे। इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो इन्होंने श्रवणबेलगोल नामक गांव है साउथ इंडिया में, वहां पर उन्होंने जाकर जैनिज्म की फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद खारवेली का जो राजा था, कलिंगा का जो राजा था खारवेली, उन्होंने भी जैनिज्म का स्वीकार किया था। अभी नेक्स्ट पीरियड में गंगास, कदम्बास, राष्ट्रकूटास और चालुक्यस, इन्होंने भी हमें दिखाई देता है कि जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था। बट एज कंपेयर टू बुद्धिज्म हम देखते हैं कि जैनिज्म को उतनी पैट्रोनेज नहीं मिली थी, करके जैनिज्म का उतना स्प्रेड नहीं हो पाया। अभी बुद्धिज्म जो था, बुद्धिज्म आगे चल के इसके दो भाग हुए, महायान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म। वैसे ही भाग हमें जैनिज्म में भी दिखाई देते हैं। एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर मतलब जो व्हाइट कपड़े पहनते थे, और जो दिगंबर है वो कपड़े ही नहीं पहनते थे। ऐसा ही बेसिक डिफरेंस है। उनकी फिलॉसफी में भी चेंजेस है। तो उसके बारे में तो आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। हालांकि क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैनिज्म कौन से दो डिवीजन में डिवाइड होता है। अभी जैसे मैंने कहा था कि बुद्धिज्म का जो नॉलेज था वो पाली लैंग्वेज में अभी रिकॉर्डेड है। अभी जैनिज्म की जो फिलॉसफीज है
उसको अगमा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अगमा। आपके एनडीए की एग्जामिनेशन में इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि जैनिज्म की जो फिलॉसफी है उसको कंबाइनली किस लिटरेचर में डिनोट किया गया है, किस वर्ड में डिनोट किया गया है, तो नाम है अगमा। याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जैन धर्म की भी कुछ काउंसिल हुई थी, यहां पर 2 ही काउंसिल हुई थी जैनिज्म की। मैंने कहा था कि जैनिज्म उतना स्प्रेड नहीं हुआ और इसके पीछे का रीजन यही था। बौद्धिज्म की 4 काउंसिल हुई थी, जैनिज्म की 2 ही काउंसिल हुई। अभी 3वीं सेंचुरी में पाटलिपुत्र में एक फर्स्ट काउंसिल हुई थी और जिसके लीडर कौन थे? जिसके लीडर जो थे वो थे दिगंबर और स्थूलबाहु। दिगंबरपंथ के लीडर थे स्थूलबाहु, इन्होंने इस काउंसिल को लीड किया। अभी सेकंड जो काउंसिल थी वो वल्लभी में 5th सेंचुरी में हुई और यहां पर ही 12 अंगाज, जो जैनिज्म के महत्वपूर्ण 12 अंगाज कौन सी काउंसिल में यहां पर हमें कंप्लीट किए हुए दिखाई देते हैं, तो वो है काउंसिल नंबर 2। अभी टीचिंग ऑफ महावीरा, इन्होंने भी यहां पर हमें 5 पिलर्स दिखाई देते हैं कि जैनिज्म के जो महत्वपूर्ण अंग है, जिसके आधार पर जैनिज्म की फिलॉसफी खड़ी हुई है, वो है ये 5 पॉइंट्स। नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रुथफुलनेस, सत्य का कथन करना, और नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करना, कैस्टिटी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और 5वां जो है वो है नॉन अटैचमेंट, किसी भी भौतिक चीज से उतना आकर्षित नहीं होना, उसके सुख की लालसा में न डूबना, ये होता है नॉन अटैचमेंट। अभी महावीर जो थे, ये जैनिज्म के फाउंडर नहीं थे, ये बात आप याद रख लो। महावीर जो थे जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? उनका नाम था ऋषभदेव। याद रखो, ऋषभदेव। और 20 इसके बीच में ये फर्स्ट तीर्थंकर थे, इसके बीच में अभी 22 और तीर्थंकर आए हैं, उनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। पहले तीर्थंकर कौन थे? 23rd तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। और महावीरा कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो वो थे 24th नंबर के तीर्थंकर। अभी महावीरा के टीचिंग में भी त्रिरत्नाज हमें दिखाई देते। यहां पर जो त्रिरत्नाज है, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट टू कंडक्ट, ये त्रिरत्नाज किस फिलॉसफी के अंदर दिए गए हैं? तो वो है जैनिज्म फिलॉसफी। अभी जैसे मैंने कहा था, ये अगमा के नाम के आधार पर एनडीए की एग्जामिनेशन में आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिखाई देता है कि सैक्रेड बुक्स ऑफ जैनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सिद्धांता और अगमा। ये नाम याद रखना है, इसका क्वेश्चन पूछा गया था। सिंगल मार्क्स, एक सिंगल ही क्वेश्चन हमें दिखाई देता है, बट आने वाले पेपर्स में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में तो हमें कोई गारंटी नहीं, करके सारा का सारा हमें पढ़ना पड़ेगा। अभी यहां पर हमारा रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का चैप्टर खत्म होता है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि भारत में साम्राज्य की स्थापना और राज्य की स्थापना कैसे होती है, तो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में वही पढ़ेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हमने देखा मौर्यन साम्राज्य जिस पावर से इमर्ज हुआ था उसी पावर के साथ वो डिक्लाइन हो गया। उसके बाद शुंगा डायनेस्टी यहां पर आई, सातवाहन डायनेस्टी यहां पर आई। साउथ में हमें चेल चोर पांड्य के स्टेट हमें दिखाई देते हैं, कनिष्क का राज्य यहां पर दिखाई देता है। बट ये जो स्टेट्स थे वो छोटे छोटे किंगडम थे, उसको साम्राज्य कैसे ऐसे नहीं कहा जा सकता। अभी साम्राज्य की स्थापना हमें 3री सदी, कॉमन ईरा की 3री सदी में यहां पर दिखाई देती है। अभी क्या होता है कि वही पाटलिपुत्र जहां पर मौर्यन साम्राज्य की कैपिटल बनी थी, उसी कैपिटल पर गुप्तों ने अपना राज्य बना लिया और गुप्त साम्राज्य की स्थापना का कदम आगे बढ़ाया। अब ये गुप्त साम्राज्य में कौन से चीफ एम्परर हुए थे ये जानना जरूरी है। उनके कार्यकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यहां पर देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का, गुप्त साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ था। तो
हमें दिखाई देता है कि श्रीगुप्त नामक जो शासक था, इन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। अभी पॉलिटिकल एरिया अगर देखा जाए तो शुरुआत में गुप्त साम्राज्य का पॉलिटिकल एरिया बहुत ही छोटा था, बट जैसे ही समुद्रगुप्त नामक गुप्त शासक राजगादी पर बैठता है, शासक बनता है, उसके पीरियड में हमें लार्ज स्केल पर बड़े बड़े एरिया कॉन्कर किए हुए उसने दिखाई देते हैं। उसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी ये जो है फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी श्रीगुप्त को कहा जाता है। अभी इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं हम। श्रीगुप्त ने 240 कॉमन ईरा में यहां पर राज स्थापित किया था और उसने अपने नाम के आगे एक टाइटल लगाया था, वो था महाराजा। अभी श्रीगुप्त के बाद जो दूसरा शासक है, श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच। ये घटोत्कच एक महाभारत का भी नाम है, महाभारत के भी कैरेक्टर का नाम है, वही नाम घटोत्कच। इन्होंने भी महाराजा नामक उपाधि ग्रहण की थी। अभी इनके बारे में तो क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, ये फाउंडर थे श्रीगुप्ता, इतना ही यहां पर ध्यान रखना है। अभी चीफ एम्परर में नाम आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट का। इन्होंने क्या किया था, इनके लाइफ के भी महत्वपूर्ण इवेंट्स हम जान लेंगे। अभी देखो, ये जो गुप्ता एम्परर था 320 सीई में, ये जो यहां पर ऑरेंज कलर में एरिया दिखाई देता है, ये पूरा गुप्त साम्राज्य के अंदर में था। यहां पर आपको स्टार मार्क किया दिखाई देता है, ये थी गुप्त साम्राज्य की कैपिटल जो है पाटलिपुत्र। यहां पर हमें साउथ में इसी समय सातवाहनों का राज्य दिखाई देता है, जिसकी कैपिटल इधर औरंगाबाद में जो आज पैठन के नाम से हम जिसको जानते हैं, वो प्रतिष्ठान नामक कैपिटल थी सातवाहनों की। साउथ में चेल चोर पांडे के किंगडम्स थे, वो भी छोटे छोटे थे। अभी इनको भी कॉन्कर किया गया किस गुप्त शासक द्वारा इस पॉलिटिकल एरिया को कॉन्कर किया गया, ये अभी हम आगे जानते हैं। तो ये जो था चंद्रगुप्त फर्स्ट, घटोत्कच का लड़का था। अभी इसने क्या किया, उस समय में विवाह संबंध जोड़ के अपने राज्य को सेफ किया जाता था, स्टेबल किया जाता था। अभी समझो मैंने अगर मेरे मैरिज से अगर किसी के साथ रिलेशन बन गए, तो जिनके साथ रिलेशन बने वो मेरे ऊपर तो हथियार नहीं उठा सकता, क्योंकि रिलेशन बने हुए हैं। तो इसी बात का फायदा उठा के इन्होंने क्या किया कि ज्यादा मैरिज करने के बाद साथ ही इन्होंने उसके पीछे इनका पॉलिटिकल एजेंडा भी बिल्डअप किया कि अपने राज्य का विस्तार हो सकता है, और अगर कहीं से बाहर से आक्रमण होता है तो इन सभी संबंधियों की हमें युद्ध में सहायता मिल सके। तो इसी कारण लिच्छवी कन्या कुमार देवी से चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शादी कर ली। अभी आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट की लाइफ में कौन सी इवेंट्स हुई थी। इनको महत्वपूर्ण शासक कहा जाता है कि इन्होंने ही राज्य को साम्राज्य में, थोड़े बड़े साम्राज्य में डेवलप किया था। इन्होंने जो टाइटल लिया था वो था महाराजाधिराज, मतलब राजाओं के ऊपर का राजा, जिसको महाराजाधिराज कहा गया है। अभी सक्सेसफुल एम्परर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, हालांकि इनकी सक्सेस इतनी नहीं थी, बट इन्होंने एक बड़ा स्वरूप प्राप्त करके दिया था। अभी हम आगे जानते हैं कि आगे में कौन से लीडर और गुप्ता एम्पायर हुए थे। सबसे पहला नाम आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ये थे चंद्रगुप्त फर्स्ट के लड़के। ये जो चित्र है ये हालांकि समुद्रगुप्त का नहीं था, बट आपको इस चित्र को देख के क्या लगता है, एक वॉरियर है, बैटल वॉरियर। अभी क्या होता है कि ये जो समुद्रगुप्त की पर्सनालिटी है ये ऐसी ही थी, याद रखो, इसके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समुद्रगुप्त ये ऐसा राजा था जिसने पूरे गुप्त डायनेस्टी को साम्राज्य के तौर पर बदल दिया। जो मैप मैंने पहले स्लाइड में आपको दिखाया था, उससे भी बड़ा एरिया इन्होंने गुप्त साम्राज्य में, इनके शासन में कॉन्कर किया था। चंद्रगुप्त और कुमार देवी के लड़के थे, और इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, आपको मालूम है। अभी यहां पर एक इंस्क्रिप्शन दिया गया है जो हरिसेना ने लिखा है। अभी इसमें क्या है कि चंद्रगुप्त
मौर्य के जो लड़के थे समुद्रगुप्त, इन्होंने चंद्रगुप्त के जो लड़के थे समुद्रगुप्त, इन्होंने जो पॉलिटिकल एरियाज कॉन्कर किए थे, ये जो एरियाज कॉन्कर किए थे, इसका वर्णन इस इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में हमें दिखाई देता है। तो हमें ये याद रखना है कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और किसने लिखा है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने जो एरियाज कॉन्कर किए थे, इसका एक छोटा सा वर्णन है कि इन्होंने गंगा की जो वैलीज है वहां के 9 किंग्स को हराया था, और 12 जो राज्य थे साउथ इंडिया में उनको भी इन्होंने हरा दिया था। हालांकि क्या किया कि इन्होंने उनके राज्य उनसे छीन नहीं लिए थे, बट उनको अपनी आज्ञा मानने के लिए बाध्य किया था, और उन जो साउथ इंडिया के शासक थे जिनको इन्होंने समुद्रगुप्त ने जीत लिया था, उन्होंने भी इनका कहना मान लिया। मतलब ये जो थे एक बड़े ही पॉलिटिकल एरिया कॉन्करर थे। अभी समुद्रगुप्त के बारे में कुछ फैक्ट्स है वो हम जान लेते हैं। जैसे हमें पता चलता है कि ये पॉइंट है, he gives permission to the king of Sri Lanka मेघवर्णा to build a monastery in बोध गया। ये पॉइंट याद रखो कि श्रीलंका के किस राजा को किस बात की परमिशन समुद्रगुप्त ने दी थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी पॉलिटिकल एरिया कॉन्कर किया, इतने फास्ट कॉन्कर किया और खुद के साम्राज्य को इतना डेवलप किया कि विंसेंट स्मिथ नाम के हिस्टोरियन ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपमा दी है। नेपोलियन अभी आने वाले चैप्टर्स में हम मॉडर्न टाइम में पढ़ेंगे, बट भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ऐसा अगर सवाल पूछा जाए तो उनका नाम है समुद्रगुप्त। इसके आगे भी अभी कुछ फैक्ट्स है कि एकमेव गुप्त राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ सैक्रिफाइस किया था। तो किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। अभी अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि अश्व मतलब घोड़ा। अभी ये जो घोड़े के ये कॉइन्स है इन्होंने इन्वेंट किए थे, और यहां पर आपको घोड़े का चित्र दिखाई देता है। अश्वमेध करने वाला राजा समुद्रगुप्त, ये कॉइन्स उन्हीं के हैं, जहां से हमें पता चलता है। और आगे में हम पढ़ेंगे कि ये जो थे समुद्रगुप्त, ये बड़े ही विद्वानों की रिस्पेक्ट करने वाले शासक थे। खुद भी एक गायक थे और एक संगीत के ज्ञाता थे। उनकी कुछ पोएम्स भी हमें लिखाई हुई उन्होंने दिखाई देती है कि, और ये जो चित्र है हालांकि ये अभी बनाया गया है, बट इससे आपको पता चलता है कि कुछ तो भी वायलिन जैसे वाद्य है जो वो बजा रहे हैं। तो ये संगीत के ज्ञाता थे और संगीत का उनको नॉलेज था, कवि राज उनको कहा जाता था। अभी और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट एम्परर के बारे में, जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये समुद्रगुप्त के सेकंड पुत्र थे। बड़ा जो पुत्र था उनका नाम था रामगुप्त, बट ये रामगुप्त जो थे वो उतने जो नियंत्रण शासक करते थे उनमें से उनको नहीं गिना जाता। अभी ये वीक शासक होने के कारण ही लोगों ने उनको गादी से हटा दिया और छोटे लड़कों को राजा बना दिया। तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके बारे में भी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अभी यहां पर एक वॉरियर का चित्र दिखाई देता है। ये भी एक बड़े पॉलिटिकल कॉन्करर थे। हालांकि ये चित्र उनका नहीं है, बट आपको समझना चाहिए कि ये भी एक वॉरियर थे और इन्होंने भी बड़ा पॉलिटिकल एरिया कॉन्कर किया था। इन्होंने खुद को एक टाइटल दिया था जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत इन्होंने ही की थी। याद रखो, विक्रम संवत की शुरुआत इन्होंने की थी। अभी मैट्रिमोनियल रिलेशन से इन्होंने भी अपने राज्य को डेवलप करना चाहा। नागकन्या के साथ इन्होंने रिलेशन बना लिए और वाकाटक के साथ भी इन्होंने अपने रिलेशन बना लिए ताकि अपने शासन को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। अभी प्रभावती गुप्ता, ये जो उनकी लड़की थी, इसका उन्होंने वाकाटक शासक जो थे महाराष्ट्र में, उनके साथ शादी कर दी। रिलेशन बनने के कारण संबंध स्ट्रांग बन सकते हैं, जो कि हमें एक
हमारे अगर किसी का अटैक होता है ऐसे मुश्किल के समय में काम आ सकते हैं, और ये दोस्ती के संबंध के कारण ही हम अपने राज्य को स्टेबल कर पाते हैं। यही एक कारण था। अभी क्षत्रप किंगडम्स को भी इन्होंने हराया था और शकों को भी इन्होंने हराया था। तो चंद्रगुप्त ये जो शासक थे इनको शकारी के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट याद रखो। अभी गुप्त डायनेस्टी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुए थे जिसके बारे में हम जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनको और भी कुछ नाम से जाना जाता है, जैसे कि विक्रम, देवगुप्त, देवराजा, सिंह विक्रम और विक्रमादित्य शकारी, इनके नाम से भी इनको जाना जाता है। अभी फैक्चुअल नॉलेज ये है कि कालिदास नाम के जो कवि थे वो इन्हीं के दरबार में थे, ऐसा कहा जाता है। अभी कालिदास जो थे वो नवरत्न में से एक थे। अभी नवरत्न क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ 9 ग्रेट पीपल्स, अ स्पेशलाइज्ड पीपल इन आर्ट, साइंस, फिजिशियन और लिटरेचर। अभी ये जो 9 पीपल्स थे उनको कंबाइनली नवरत्न कहा गया है, और नवरत्न में से एक थे कालिदास। अभी नवरत्न में कुछ ऐसे अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि हरिसेना, अमर सिंह और धन्वंतरी जो फिजिशियन थे, अमर सिंह लेक्सिकोग्राफर थे, कालिदास एक फेमस लिटरेचर के ज्ञाता थे, उन्होंने बड़ी ही प्रसिद्ध रचनाएं की है, उनको भी हम आगे जानेंगे। तो गुप्ता डायनेस्टी का जो ये पीरियड है ये क्लासिकल सिविलाइजेशन का पीरियड है। यहां पर हमें दिखाई देता है कि भारत में आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, लिपि, इन सभी शास्त्रों में एक अलग पॉइंट, अलग एंगल बनता हुआ हमें दिखाई देता है, करके इसी को क्लासिकल सिविलाइजेशन कहा जाता है। अभी इसके कुछ मेन रीजन है, वो अभी हम आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी के इसका तो परिणाम होता ही है, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इस समय में भारत में एक चीनी प्रवासी आए थे, चीनी ट्रैवलर आए थे, जिनका नाम फाहियान। ये हालांकि भारत में किस रीजन से आए थे? बुद्धिस्ट रिलीजन की स्टडी के दृष्टिकोण से आए थे, और इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है, उन्होंने जो रिकॉर्ड्स दिए हैं, इसी के आधार पर हमें इस गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो फाहियान गुप्ता डायनेस्टी के किस इंपरर के कार्यकाल में भारत आए थे, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो है चंद्रगुप्त द्वितीय। अभी नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, यह है आयरन पिलर। मैंने कहा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी गुप्त पीरियड में। ये मेहरौली का पिलर है, एक ऐसे मेटल से बनाया है कि जो आज तक ना धूप से, ना बारिश से, ना ही ठंड से, किसी से इसके मेटल पर कुछ भी परिणाम नहीं होता। ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बड़ा ही एक कमाल है। मेटलर्जी का नॉलेज इन लोगों को था, करके ये पिलर बन पाया। आज भी जैसा का वैसा है ये मेहरौली का पिलर। अभी इस समय मैंने जैसे कहा एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोगों को जानकारी थी। लोग उस समय उन्होंने पाई का भी कीमत निकाल लिया था, जिस पाई को आज हम 3.4 इस कीमत के बराबर समझते हैं, वो कीमत जो थी पाई की इन्होंने दी थी। उन्होंने ये जो फेमस लोग हुए थे इस पीरियड में, विद्वान लोग हुए थे, इन्होंने पृथ्वी का डायमीटर क्या होगा, पृथ्वी का एरिया क्या होगा, एस्ट्रोनॉमी में क्या इसे बदलाव आते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, ये सभी चीजें इन्होंने लिख के रखी है, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक भी लिखे हैं, जिसके आधार पर भारत का साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे डेवलप हुआ। तो ये कुछ लिटरेचर एंड एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी के कुछ बुक्स के नाम हैं। अभी ऋतु संहार, ये जो रचनाएं कालिदास ने की थी, जैसे ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, ये जो है ये कालिदास ने क्रिएट किए गए कंपोजिशंस हैं। अभी बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका ये वराहमिहिर की कंपोजिशन है। अभी इसमें क्या होता है, ये जो कालिदास ने दिए गए हैं इसमें नाटक है और कादंबरी है, बड़े बड़े महाकाव्य हैं।
वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया है, उसकी इंफॉर्मेशन दी है। अभी आर्यभट्ट और आर्यभट्टियम, ये जो है आर्यभट्ट ने लिखा है, और ब्रह्म सिद्धांत और आर्यभट्टियम आर्यभट्ट ने लिखा है। सूर्य सिद्धांत भी आर्यभट्ट की ही कंपोजिशन है। चरक संहिता ये एक मेडिसिन के आधार पर दिया गया ग्रंथ है, लिखा गया ग्रंथ है। और ब्रह्मस्फुट ये जो है ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखा गया। चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो है महर्षि चरक द्वारा। अभी यहाँ पर कुछ चित्र है, जैसे ये आर्यभट्ट है और ये ब्रह्मगुप्त है। ये दोनों मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पाई की वैल्यू दी थी, कुछ ज्योमेट्री के थ्योरम्स इन्होंने रखे थे। तो ऐसी बड़ी ही डेवलपमेंट्स हमें इस पीरियड में दिखाई देती है। तो ये है इंडियन हिस्ट्री का एक बड़ा ही अच्छा पीरियड था, जिसको आज हम फर्स्ट गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यही है, गुप्त साम्राज्य का जो पीरियड है उसको गोल्डन एज के नाम से क्यों जाना जाता है? तो यहाँ पर हमें लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेटलर्जी जैसी सभी शाखाओं में एक ड्रास्टिक चेंज आता हुआ दिखाई देता है और बदलाव दिखाई देता है, करके गुप्त एज को स्वर्ण युग मतलब गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा गुप्त पीरियड समाप्त होता है। थैंक यू।